हेलो छात्रों, मैं हूं नकुल प्रजापति और आपका पसंदीदा चैनल साई एजुकेशन गुरु में पुनः आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो आप लोग देखे होंगे कवि परिचय के लेकर के। अब हम जो सेकेंड टर्म है हिंदी का कोर्स ए में कक्षा 10वीं का उसको लेकर के प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पाठ है उत्साह और अट नहीं रही है। इसके कवि है निराला जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्साह, जिसका नाम उमंग जोश से परिपूर्ण है, आप सभी को याद होगा। निराला जी छायावाद के 4 स्तंभ कवि में से एक है और इनका विषय प्रिय विषय बादल से है। और ये बादल को किस प्रकार से संबोधित किए हैं, प्रतीकात्मक कविता है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधरो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता का ये जो भावार्थ है इसको आपको समझ लेना है। बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो कविता है प्रतीकात्मक कविता है। प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। अब सभी जानते हैं बादल के अंदर में बहुत शक्ति है, क्योंकि ये क्रांति जोश और साहस के प्रतीक है, परोस के प्रतीक है। आप सभी जान रहे हैं बादल किसका प्रतीक है, तो क्रांति, परोस और जोश का। आगे कभी बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले वाले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो, घेर घेर घोर गगन। तो पूरे आकाश को घेर लो और खूब गरजो। आपको याद रहना है बच्चों, गरजने के लिए क्यों कर रहे हैं? गरजने इसलिए कर रहे हैं कि बादल के गरजने से उनके आस में सोए हुए निश्चित प्राणी जग जाएंगे और अपनी नए जीवन की शुरुआत करेंगे। कभी किसने सुंदर भाव से बादल को गरजने के लिए कहते हैं, फिर बरसने के लिए कहते हैं। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उनकी तुलना एक बच्चे से की है। बाल कल्पना के से पाले, अर्थात छोटे से बच्चा जिस तरह से मन में कोई चीज पाल लेता है, वैसे बाल कल्पना के से पाले, जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। इस तरह से कवि ने यहाँ पर क्या भाव करके प्रस्तुत किया है, उसको घेर घेर घोर गगन। आगे कवि बादल की गरजन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। तो आप सभी लोग देखे होंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए कवि यहाँ कर रहे हैं। तो नए जीवन की शुरुआत कब होती है आप लोग देख रहे होंगे, जो निश्चित पड़े हुए लोग हैं, जिसके अंदर में किसी प्रकार की कोई खलबली नहीं है और उसके अंदर में यदि बादल के गरज जाए, वज्रपात हो जाए, तो निश्चित रूप से उसमें चेतना आ जाएगी और चेतना के आते ही उसमें एक नए जीवन की शुरुआत होती है। दूसरे अर्थ में हम देख सकते हैं, मानो गर्मी के भीषण गर्मी के कारण बहुत से लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए छुपे हुए रहते हैं, मिट्टी के गर्त में जाकर छुपे हुए रहते हैं, कहीं हरियाली नाम की चीज नहीं होती है और बादल के गरजने के मात्र से उन सब में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। तो कभी कितने सुंदर यहाँ बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कभी बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। आप सभी को देख सकते हैं, वो चाहते तो किसी देवी देवता को आह्वान करके भी उनको बुला लेते, लेकिन उन सब में भी शक्ति होते हुए बादल के पास वैसे शक्ति है जो एक अन्य देवी देवता के पास शक्ति होता है। दूसरे जो भाव है इसका दूसरे पंक्ति में हम लोग देखें, दूसरे पैराग्राफ में, विकल विकल उन्मंथे उन्मंथ
विकल विकल उन्मंथे उन्मंत विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो दूसरे पैराग्राफ में है विकल विकल उन्मंथे उन्मंत विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। चारों ओर व्याकुल ही व्याकुल है, व्याकुलता छाई हुई है। सभी लोग अनमना से गए हैं। मारे गर्मी के कारण लोगों के हाल बेहाल हो गया है। विश्व के सकल लोग जैसो कि मारे प्यास के मारे वो सभी तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए हे अनंत के घन, हे बादल किस दिशा से आए हो, अज्ञात दिशा से आए हो, अनंत के घन से बन के आए हो, और इस धारा को तृप्त कर दो, शीतल कर दो, जल से फिर परिपूर्ण कर दो, शीतल कर दो, बादल गरजो। निराला जी कहते हैं कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे हैं कि वो हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश कर रहे थे। चारों ओर भीषण गर्मी के कारण हाल बेहाल था। ऐसे समय में भगवान की प्रार्थना की सिवा कुछ आशा नहीं था। कभी भी बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं, तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक जाते हैं, जिससे तपती धूप धरती पर नहीं पहुंच पाती है। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ध्यान से सुनेंगे किस प्रकार से भयंकर गर्मी है। उस गर्मी से राहत पाने के लिए कवि ने किसको आह्वान किया, किसको बुलाया है? तो बादल को बुलाया है। जी हाँ, क्योंकि बादल के अंदर में वो पुरुषार्थ है, पौरोस है और जोश भी है, उमंग भी है। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। आप वो दिन याद कीजिए, जून जुलाई के महीना को चारों ओर देखोगे तो कहीं हरियाली नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसे जीव जंतु बहुत बेचैन रहते हैं। बहुत प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़े, केचुए, घोंघे, सांप, बिच्छू न जाने किस गर्त में जाकर खोए रहते हैं। अपने आप को बचने के लिए वो लोग बहुत जमीन के अंदर में चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे स्थिति में मारे प्यास के कारण बहुत हाल जो है सो दुनिया का बेचैन रहता है। चिड़िए से लेकर के चिड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े बहुत बेचैन होते हैं। सभी जलाशय सूख गए होते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने यह संदेश देना चाहता है कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रख करके कड़ी मेहनत करते रहे तो आपकी जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। आप सब जानते हो कोशिश कभी बेकार नहीं होता है। इसमें काव्य सुंदर है बच्चे लोग, इसको ध्यान से सुन लेंगे। ये जो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं निराला जी। इसमें काले घुंघराले भी मानवीकरण अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है, क्योंकि के से सासे सी लगा हुआ है, तुलना किया गया है। बाल कल्पना जैसे बच्चे कल्पना करते हैं वैसे ही यहाँ पर बादल की उपमा की गई है, अर्थात उपमा अलंकार है। घेर घेर घोर गगन आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि घेर 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 गगन में घ अक्षर का बार बार आवृत्ति हुई है। आए अज्ञात में भी अ अक्षर की आवृत्ति होने के कारण बच्चों लोग याद रखेंगे अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर ललित ललित तथा विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों याद रखेंगे, जहाँ एक शब्द बार बार आता हो, दो बार आता हो, बार बार आता हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। धीरे धीरे, जोर जोर, घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल, इसमें कौन सा अलंकार है बता तो? जी हाँ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये जो है संगीतात्मक है, संबोधनात्मक शैली में है, खड़ी बोली में ओजपूर्ण प्रस्तुत की गई है। और ये गीत किस तरह का गीत है बच्चों याद रखेंगे, ये प्रतीकात्मक के साथ साथ संबोधन कर रहे हैं। आवाहन गीत है। आवाहन मतलब किसी को बुलाया जाना। प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। नाम सौंदर्य ध्वनिवाचक शब्दों का प्रयोग है। रचना में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है।
मानवीकरण बादल को प्राणी रूप में दर्शाने के कारण मानवीकरण अलंकार है। आप सभी को याद रहना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। छायावाद का ही अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को अपने कलम के माध्यम से उन निर्जीव पदार्थों में जीवन दान करने का जो शक्ति है वो कलम जो है छायावादी कवियों का रहा है। इसलिए छायावादी कवि निर्जीव में भी सजीवता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अब इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर भी आप लोगों का है, उस प्रश्न को भी आप लोग को जवाब देना होगा, तब समझेंगे कि आप लोग ध्यान से इसमें कुछ सुने हैं। तब इसमें एक छोटी सी कविता और है, अट नहीं रही है। उस कविता को हम लोग यदि सुन लेंगे तब फिर प्रश्न उत्तर की ओर चिंता करेंगे। देखिए दूसरी कविता निराला जी का है, अट नहीं रही है। यह टर्म 2 में आप लोग को आने जा रहा है और ध्यान से सुनिएगा, तब इसको लिखने में आपको अच्छा लगेगा। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि हम लोग तो उत्साह कविता को अब भुला जाइए, अब हम लोग अट नहीं रही है इसको याद कर लें। अट नहीं रही है क्या है, यहाँ पर देखिए फागुन महीना बसंत ऋतु की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कवि निराला जी कितने सुंदर प्रकृति के प्रेमी कवि बने हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीनों की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय यानी हम लोग कह सकते हो मार्च का समय, उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इटलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। बच्चों बता सकते हो कौन से महीना की बात हो रही है? हाँ, आप लोग जान सकते हो मार्च महीने, यानी फरवरी का अंत होते होते मार्च महीना शुरू होता है। उसी समय बसंत ऋतु हमारे यहाँ छाए हुए रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में फल पत्ते, नए नए पत्तियाँ, फूल मैंने मुखरे हुए रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। सुगंधित हवा चारों ओर बहती है। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें से घुल जाती है। इस हवा में चारों ओर पर मस्ती छा जाती है। वे काबू में नहीं रह पाते हैं और मस्ती में झूमने लगते हैं। ऐसे हाल में और किसी प्रकार के कोई वस्तु उसमें लेने का, प्रवेश करने का नाम नहीं लेता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम भी पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और क्या है कविता की सुंदरता, देखिए कितने सुंदर लय तमकता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं ही बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह से फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी सांस इससे हटा नहीं पाते हैं। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन लगने लगता है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे, मान लो एक कलश है और उस कलश में पूरा अमृत भरा हुआ हो और यदि ऊपर से कोई और यदि कुछ डालना चाहे तो क्या एक बूंद भी उसमें रहेगा? नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पहले से ही अमृत भरा हुआ है। तो वैसे ही मादकता वाला जो महीना है, मस्त वाला महीना जो है, मनोरम महीना जो है, वो फागुन का महीना होता है। जी हाँ, वो फागुन महीना अपने आप में परिपूर्ण है। न ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा ठंड है और न बरसात का किसी प्रकार का प्रकोप है। चारों ओर हरियाली और खुशबू से भरे हुए पर्यावरण होते हैं। ऐसे स्थिति में मन हटाने से हटता नहीं है। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में गंध मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में गंध मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शोभा श्री यानी सौंदर्यता। किसकी सौंदर्यता जी बच्चों लोग याद रखेंगे? फागुन महीना की सुंदरता है। पत्तों में जैसो कि नए नए डालियों में पत्तियां आ गई है, कहीं हरे लाल रंग के तो कहीं लाल रंग के, कहीं जाकर के उसमें गंध है तो पुष्प फूल खिले हुए हैं। इस तरह से शोभा चारों ओर से बिखरे पड़े हैं। कवि के अनुसार फागुन महीना में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता है। चारों तरफ पेड़ों पर हमें लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उसके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं
मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इसी सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलाव से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगले वीडियो को लेकर के उपस्थित होने वाले। धन्यवाद, थैंक यू।